नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव फोन इन कार्यक्रम डॉक्टर्स स्पीक में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले 1.5 वर्ष से हम सभी वैश्विक स्तर पर कोरोना जैसी भयंकर संक्रमित करने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। हमारे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन की प्रभावित हुई हैं। ये कोरोना क्या है? आज का हमारा विषय है कोरोना संक्रमण, भ्रांतियां और समाधान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और दर्शकों, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी का संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगी। डॉक्टर राकेश गुप्ता प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हैं, छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के चेयरमैन हैं और इन सब के अलावा बेहद सहृदय, सरल और सेवाभावी अपने रोगियों के प्रति जो उनका उदार हृदय है वो एक किसी भी डॉक्टर की परिभाषा को परिपूर्ण करता है। जब कोई भी रोगी अपने डॉक्टर के पास आता है तो अपने रोग के बजाय रोग के साथ ही, उसके इलाज के साथ ही एक सहृदय डॉक्टर की उपस्थिति भी, उसका सानिध्य भी वो चाहता है और इसे पूरी तरह से परिपूर्ण कर रहे हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता। और इसके साथ ही सामाजिक सरोकारों के प्रति जो उनकी जागरूकता है और वो प्रेरणादायक जिस कार्य में लगे हुए हैं वो आज के दौर में स्तुतिजन्य है और वंदनीय भी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब से आप बातचीत करने के लिए, अपने किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। मैं आपको एक बार फिर से अपना टोल फ्री नंबर बता दूं, 1800-233-9418। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ स्टूडियो में आने के लिए। और सबसे पहला सवाल जो मेरे ख्याल से सरल होते हुए भी काफ़ी कठिन भी है, पिछले साल की तुलना में कितना खतरनाक है और कितना गंभीर है इस बार का कोरोना संक्रमण? अनुराधा जी, सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना संक्रमण कुछ प्रतिशत मरीजों में कॉम्प्लिकेटेड होता है और मारक भी होता है, लेकिन 95% से ज़्यादा मरीज यदि उनकी टेस्टिंग पहले से हो जाए और वो दवाई लेना शुरू करें तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण बहुत बड़े स्तर पर विश्व में फैला है, भारत में भी फैला है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा लक्षण बदले, इसलिए हमको पहचानने में देरी हुई और हो सकता है इसी कारण से टेस्टिंग भी लोगों ने देरी से कराई हो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड अवस्था में पहुँचे, इसलिए संक्रमण अधिक फैलने के कारण उनमें मृत्यु दर ज़्यादा जरूर हुई है। लेकिन जो कोरोना द्वितीय लहर कही जा रही है उसमें अब काबू पा लिया गया है, संक्रमण दर भी काफ़ी कम हुई है और मुझे लगता है कि ये सावधानी नहीं बरती गई, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि द्वितीय लहर ज़्यादा खतरनाक हुई, वरना इसमें संक्रमण जो काल है वो करीब करीब दोनों बार बराबर है और सामाजिक गाइडलाइन का पालन नहीं होने के कारण दोनों बार फैला है। जी, अभी आप लक्षणों की बात कर रहे थे कि जो दूसरी लहर है इसमें कुछ अलग तरह के लक्षण दिखाई दिए हैं, तो पहले जो लक्षण थे उसमें क्या अंतर है आपके लक्षणों के साथ? देखिए, पहले जो लक्षण थे वो सामान्यतः सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण थे, लेकिन जो द्वितीय लहर आई उसमें कोरोना वायरस का स्वभाव बदला। जो नॉर्मली होता है ऐसा कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया मानव शरीर में प्रवेश करता है उसे दवाइयाँ दी जाती हैं, तो दवाइयों के प्रतिरोध के कारण वो अपने स्वभाव बदलता है। तो द्वितीय कोरोना लहर में जो स्वभाव बदला उसमें हुआ ये कि पहले सर्दी, खांसी, बुखार का स्वभाव था, कोरोना संक्रमण का था, उसके बाद इसने दस्त, उल्टी दस्त वाली लक्षण अख्तियार कर लिए, हाथ पांव में दर्द। लक्षणों पे हम आगे भी बात करेंगे। कॉलर लाइन पे हैं, अच्छा वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लक्षण की बात हम कर रहे थे। उल्टी दस्त प्राथमिकता के लक्षण थे, बाद में हाथ पांव में दर्द होने लगे और जोड़ों में दर्द एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण था जिसको शुरुआती लक्षणों में कहा गया कि शायद सामान्य वायरल बुखार हो सकता है। जी। बहुत ज़्यादा थकान लगना एक और लक्षण आया जिसको
बाद में पहचाना गया कि कोरोना द्वितीय लहर के कारण ये जो कॉम्प्लेक्स सिम्टम है वो द्वितीय लहर के सिम्टम कहे जा रहे हैं। मैं फिर से इनको बताता हूँ ताकि आप पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत न करें जी। उल्टी दस्त का होना, हाथ पांव में दर्द होना, थकान का बहुत ज़्यादा लगना, जोड़ों में दर्द, ये प्राथमिकता के आधार पे कोरोना द्वितीय लहर के लक्षण हैं। यदि किसी को भी इस लक्षण का सामना करना पड़े या आपके परिवार में इस प्रकार के लक्षण किसी को हों तो जरूर टेस्टिंग करानी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सी भ्रांतियां हैं कोरोना को लेकर के। जो सोशल मीडिया है उस पे तरह तरह के वीडियोस आते हैं, ऑडियोज आते हैं, और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जो व्यक्ति खाली बैठा हुआ है वो हर व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर समझ रहा है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है पेशेंट के लिए जो वाकई में संक्रमित है, तो उनको फिर कैसे वो इन चीज़ों पे भरोसा करें और कैसे वो आगे बढ़ें, इन पर हम बात करेंगे। एक कॉलर लाइन पर हैं, हम पहले जानना चाहेंगे कि वो आपसे कौन सा सवाल करना चाह रहे हैं। हेलो। हाँ, हेलो मैडम, नमस्ते। जी जी नमस्कार। हाँ, मैं ये डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अगर किसी व्यक्ति आप पहले अपना नाम बताइए कृपया, और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। हाँ जी, मैं अशोक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, मोआ रायपुर से। अच्छा अशोक जी, पूछिए सवाल। हाँ, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति एक बार संक्रमित हो जाता है कोविड से, तो वो अगर अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद वो फिर नेगेटिव आ जाता है, ठीक हो जाता, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता, तो क्या उसको अगर वो कुछ गलतियाँ करता है तो क्या उसको फिर से कोविड हो सकता है क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा शिवाजी जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। मुझे लगता है कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत काम का प्रश्न है। जब आपको संक्रमण हो गया तो ये समझिए कि आपको पहली बार संक्रमण हुआ तो दोबारा कुछ दिनों के अंदर फिर से हो सकता है यदि आप सामाजिक गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे। आपको संक्रमित रहते हुए भी और संक्रमण के बाद भी मास्क लगाना है, शारीरिक दूरी का पालन करना है और हाथ धोने के अनुशासन का पालन करना है। ये घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आपको भीड़ भरे इलाकों में नहीं जाना है। परिवार में एक साथ बैठें तो 6 फीट की दूरी में बैठें और संभवतः यदि संभव हो तो आप मास्क लगाकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बढ़िया अशोक जी, आपने समझा होगा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि क्या क्या सावधानियां आपको संक्रमित होने के बाद जब आप ठीक होते हैं उसके बावजूद आपको रखना है। सर, हम बात कर रहे थे भ्रांतियों के बारे में, जितने तरह के वीडियोस और जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, तो पेशेंट किस पर भरोसा करे और क्यों करे? देखिए अनुराधा जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप किस पर भरोसा करें। हर परिवार के निकट एक चिकित्सक होता है, फैमिली फिजिशियन होता है जी। जो आपको सही और गलत की जानकारी सबसे अच्छी देता है। आप अपने परिवार के चिकित्सक के संपर्क में रहें जी। और जो भी आशंकाएं हैं आप उनसे तुरंत पूछें। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के कारण बहुत से लोग जाने गंवा चुके हैं या उनका संक्रमण बहुत एडवांस स्टेज में पहुंचा और बहुत मुश्किल से जान बची। आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप अपने डॉक्टर से एक कागज में प्रश्न लिख लें और एक बार जब फ़ोन करें तो कोशिश करें कि सारे प्रश्नों के उत्तर उनसे ले लें जी। किसी प्रकार की भ्रांति में आने से अच्छा है कि डॉक्टर को कॉल करके सब लोग अपनी आशंकाएं दूर कर लें। जी, एक और कॉलर लाइन पे हैं। हेलो हेलो। जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम बताइए अपना। विद्यासागर बोल रहा हूँ, भिलाई से। भिलाई से विद्या जी, पूछिए आप अपना सवाल। मैडम, मुझे 13 अप्रैल से मुझे इन्फेक्शन हुआ था। मैं बहुत मतलब सिम्टम तो ऐसे ही थे, लेकिन मैं RT-PCR नहीं करवाया जी। और फिर 5-7 दिन में काफ़ी परेशान रहा, दवाई खाया, ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे मेरी बीवी और 2 बच्चे हैं उनको भी हुआ और वो भी ठीक हो गए, क्योंकि डर से मैं नहीं करवाया जी। 13 अप्रैल जी। तो इन लोगों का लगभग 20 तारीख तक चला। जी। मैं फर्स्ट डोज लगा चुका हूँ। सेकंड डोज मुझे कब लगाना चाहिए? कोविशील्ड लगवाया था और मेरे बाकी परिवार वालों को अभी एक भी डोज नहीं लगा, तो उनको कब लगानी चाहिए? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है सर। विद्यासागर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने की कि आपको लक्षण आए लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया। ये मत समझिए कि RT-PCR टेस्ट ही करवाना जरूरी है।
आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवा सकते हैं। यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आप समझिए आपको कोरोना संक्रमण हुआ है। यदि आपको लक्षण हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव है और लक्षण है, तो आप फिर RT-PCR करा सकते हैं। और जब जिस दिन से आपको लक्षण आए, आपको उस दिन कोविड संक्रमण का पहला दिन है समझिए, उसके 6 से 8 सप्ताह बाद आप वही वैक्सीन लगवाएंगे जो आपको पहले डोज में लगी है। और सभी लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि आपको संक्रमण से द्वितीय पंक्ति की सुरक्षा मिल सके। पहली पंक्ति के बारे में हमें बताया गया कि हमको मास्क लगाना है, शारीरिक दूरी का पालन करना है और हाथ धोने के अनुशासन का पालन करना है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है उनको कभी धोखे से संक्रमण हुआ भी है तो संक्रमण की तीव्रता बहुत कम रही, उन लोग बहुत ज़्यादा संक्रमित कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर नहीं हुए और ऐसे लोगों की मृत्यु की संभावना नहीं के बराबर होती है। आप अपने सामाजिक दायरे में, परिवार में सबको बताइए कि संक्रमण होने के बाद आपको वैक्सीन 6 से 8 हफ्ते के बाद लगाना है और सबको इस बात के लिए प्रेरित करिए कि आपको वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सर, वैक्सीन की बात चल ही रही है तो ये है कि मान लीजिए पहला वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद जो फीवर आ रहा है, उसके बाद जो तकलीफ़ें आ रही हैं, तो उसमें कोरोना का वापस से अटैक होने के कितने चांसेस रहते हैं? क्या शरीर उस दौरान कमज़ोर होता है? देखिए, किसी प्रकार की वैक्सीन लगाने से शरीर कभी भी कमज़ोर नहीं होता। ये सोशल मीडिया का एक और दुष्प्रभाव है जी। जो भ्रांतियां फैल रही हैं, उसमें एक ये भी है कि जिसके कारण लोग वैक्सीन या टीकाकरण से पीछे हट रहे हैं। हमको किसी भी प्रकार से किसी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं रखनी है। वैक्सीनेशन आपके भले के लिए है। जैसे दूसरे रोगों को भारत देश में लड़कर भगाया गया है, पोलियो हो या दूसरे प्रकार की चीज़ें हों, भारत से पोलियो चला गया। यदि हम वैक्सीनेशन करवाएंगे तो कोरोना संक्रमण को भी हराने में मदद मिलेगी। जब आपको वैक्सीन लगता है तो स्वभावतः आपके शरीर में ऐसे कीटाणु के मृत अंश इंजेक्ट किए जा रहे हैं जिसके खिलाफ शरीर आपके प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो जहां पर टीका लग रहा है वहां पर हाथ में दर्द होने से लेकर दूसरे दिन से हल्का बुखार के लक्षण आ सकते हैं। इनसे बिल्कुल नहीं डरना है। बुखार 3-4 दिन बाद भी आ सकता है और 5-6 दिन तक रह सकता है, लेकिन यदि इससे लंबे समय हो तो आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। स्वभावतः प्रक्रिया के साथ साथ कभी भी आपको संक्रमण हो सकता है। पहले डोज के टीका लगने के बाद भी, दूसरे डोज लगने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता कम होगी। किसी भी प्रकार की कमजोरी टीका लगने के बाद नहीं आती, ये भ्रांतियां छोड़ दीजिए। आपको टीका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। एक और कॉलर लाइन पर हैं, हम पूछते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धमतरी से बोल रहा हूँ, बिरजहर से पवन साहू बोल रहा हूँ। जी जी, धमतरी से पवन जी, पूछिए सवाल अपना। मैडम, मुझे 2 इंजेक्शन लग चुका है जी। और क्या मुझे संक्रमण होने के कितने चांसेस बने हैं अभी? अच्छा जी। पवन साहू जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये प्रश्न को, उत्तर को ध्यान से सुनिए और अपने परिवार में, अपने दोस्तों को भी सबको बताइए। आपने बहुत अच्छा काम किया कि धमतरी जैसे, बिरजहर जैसे गांव में रहकर आपने दोनों टीके लगवाए हैं। परिवार को भी प्रेरित करिए। आपको संक्रमण होने की संभावना उसी स्टेज में है जब आप लापरवाही करेंगे। आप मास्क लगाना बिल्कुल मत छोड़िए, भीड़ भरे इलाकों में न जाएं। जब भी आप पास पड़ोस में या फिर परिवार के बीच बैठें, थोड़ी दूरी, 6 फीट की दूरी से बैठें और कोशिश करिए कि सब लोग आपके परिवार में टीका लगाएं। और सामाजिक अनुशासन का पालन अभी हमको लगातार करना है जब तक देश में बहुत बड़ी संख्या में 70% के आसपास आबादी को टीका न लग जाए। बहुत बढ़िया। वाकई में सर, ये देखने में आ रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों में थोड़ी सी लापरवाही दिखाई दी थी, जिसकी वजह से वो संक्रमित हुए और ये फिर अफवाहें फैलाई गई कि वैक्सीनेशन का असर नहीं हुआ या वैक्सीनेशन आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये जो अफवाहें हैं बहुत ही निराधार हैं। ये आगे चल के और वर्तमान समय में ये साबित भी हुआ है।
सर हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत ही जो माइल्ड जिनको लक्षण है तो उनको होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है, तो सर ये होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है अनुराधा जी। होम आइसोलेशन एक ऐसा मॉड्यूल है या प्रक्रिया है जिसमें जो यंग एज के पेशेंट हैं या फिर जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है या बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है या जिनको बहुत ज़्यादा बुखार नहीं आ रहा है या ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल होने की संभावना नहीं के बराबर है जी। उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वह यदि लक्षण नहीं है तो अपने घर में रहें। कम से कम दवाइयों के साथ ऐसे मरीज 95% के आसपास घरों में ठीक हो रहे हैं जिनको टेस्टिंग बहुत पहले हो गई और जिनको दवाइयाँ समय पर शुरू हो गई। सर ये चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। एक कॉलर लाइन पर है, उनसे उनका सवाल हम पूछ लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम, मैं बदरपुर दिल्ली से बोल रहा हूँ, जयवीर कुमार मैम। जयदीप कुमार जी दिल्ली से। जी जयवीर जी बोलिए। मैम छोटी सी मुझे एक बात पूछनी थी, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं सामने। जी मैम जैसे कि समस्या किसी के घर में कोई परेशानी ना हो, कोई बीमार ना हो, तो मैम जबरदस्ती टीका लगवाना जरूरी है क्या मैम? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और जो हम अफवाहों की और सोशल मीडिया की बात कर रहे थे उससे जुड़ा हुआ ही आपका सवाल है। जी मैम। जयवीर सिंह जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, दूसरों के भी काम आएगा। आपको टीका नहीं लगवाना है ये बात आप बिल्कुल मन से भूल जाइए। कोरोना संक्रमण किसी को भी किसी भी समय हो सकता है। टीका आपको पहली संक्रमण से बचाने के लिए भी है। आप लगवा लेंगे तो बहुत बेफिक्र होकर अपनी रोजी रोटी में जा सकेंगे, कार्यस्थल पर जा सकेंगे। आपको कोरोना संक्रमण की संभावना नहीं के बराबर होगी। जब आप अपने कार्यस्थल से आएंगे, परिवार के लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे, टीकाकरण करा लेंगे, तो आपके साथ उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनेगी। इसलिए यह जरूरी है कि सब लोग जिनको संभावना हो भी और नहीं भी हो टीका लगवाएं ताकि एक दूसरे को संक्रमण न कर सके और लक्षण रहित मरीज दूसरे को कोरोना संक्रमण न दे पाए। जी सर हम बात कर रहे थे होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल्स की, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए और क्या करना चाहिए पेशेंट को? देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि जब आपको ऐसा लगे कि किसी प्रकार के लक्षण हैं तो आप सबसे पहले टेस्टिंग कराइए। जो भी टेस्टिंग आपके पास उपलब्ध हो, जरूरी नहीं कि RT-PCR कराएं, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी एक बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाने वाला टेस्ट है। RT-PCR तो गोल्ड स्टैंडर्ड कहा ही जा रहा है कि सबसे एक्यूरेट टेस्ट है। जब रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो आप अपने जो जोन कमिश्नर हैं या जो आपके नगर निगम के अधिकारी हैं उनके पास आपका रिजल्ट पहुंच जाता है, उनका फ़ोन आता है, आपसे हाथ पूछा जाता है कि तबीयत में अभी कैसा लग रहा है। जब आप लक्षण बताते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप होम आइसोलेशन में रहने के इच्छुक हैं, तो आपको होम आइसोलेशन में एक ऐप में भेजा जाता है जिसमें आप स्वीकृति देते हैं और उसके बाद आप होम आइसोलेशन में अपने डॉक्टर्स के संपर्क में, जो पैनल में डॉक्टर रहते हैं, नगर निगम के अशासकीय डॉक्टर रहते हैं, उनको तापमान और ऑक्सीजन सेचुरेशन की जानकारी देते हैं और दूसरे लक्षणों के बारे में भी दिन में 2 या 3 बार बताते हैं। उसके आधार पर आपको लगातार निगरानी में रखा जाता है और शुरू के 10 दिन लगातार आपको फोन में या अन्य माध्यमों से संपर्क में रखा जाता है, आपकी मॉनिटरिंग की जाती है। इस बीच ऐसा कोई लक्षण जिसमें लगातार बुखार का आना, तेज बुखार का आना या फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन लगातार नीचे गिरना, 93% से नीचे ऑक्सीजन सेचुरेशन एक खतरे की घंटी हो सकती है, जिसमें आपको होम आइसोलेशन की टीम कोविड केयर सेंटर या अस्पतालों में भर्ती करती है। लेकिन होम आइसोलेशन में 90 से 95% मरीज ठीक हो रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं है कि कोरोना संक्रमण जिन मरीजों को शुरू में टेस्टिंग हो गई, शुरू में उन्होंने दवाई लेनी शुरू कर दी, वो बहुत माइल्ड किस्म का इन्फेक्शन है और ज़्यादातर मरीज 95% मरीज कम से कम दवाइयों में ठीक हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि जागरूकता आपके अंदर है और आप तुरंत लक्षण शुरू होते ही यदि आपने टेस्ट करा लिया तो उसका उपचार शुरू हो जाता है और आपकी ज़िंदगी बच सकती है या आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। एक और कॉलर लाइन पे हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या सवाल है।
हेलो। हाँ मैडम। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना प्लीज़। मंसूराम पार्ले खलगड़ी से, रायनाथगढ़ जिला से। मनकुराम जी, जी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए अपना। सर मैं एक पहला टीका लगा चुका हूँ जी और दूसरा टीका लगाने के लिए पूछ रहा हूँ सर कि मेरे जो पहला टीका लगाया था ना, थोड़ा हाथ पर सुस्ती पना 15 दिन तक था मेरे, जी, तो पूछना डॉक्टर साहब से पूछना है दूसरा लगाना है कि नहीं। लगवाना है कि जी जी, देखिए, जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं उनको दूसरा टीका लगेगा तभी पूरा असर आएगा। आपको बिना हिचक के, बिना डरे, जो समय है उसमें 40 दिन के अंतर में लगाना है। बिल्कुल लगाइए। पहले टीके में जो लक्षण आए थे, हो सकता है दूसरे टीके के समय ना आए। यदि आएंगे भी तो उतने तीव्र लक्षण नहीं होंगे। जो हाथ पांव में दर्द हुआ और बुखार हुआ इस बार कम होगा, लेकिन आप दूसरा टीका लगा लेंगे तो उसके 40 दिन बाद आपको कोरोना संक्रमण के विरुद्ध एंटीबॉडी आपके शरीर में बनेगी और आप करीब करीब सुरक्षित हो जाएंगे कोरोना संक्रमण से। आप यदि लापरवाही बरतेंगे तो शायद कोरोना संक्रमण आपको हो सकता है, लेकिन तीव्रता कम होगी और जान जाने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। सर, जब हम उपचार की बात करते हैं तो आजकल बहुत से ऐसे उपचार, बहुत से ऐसे इंजेक्शंस नाम लोगों के जहन में है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग लालायित हैं कि ये इंजेक्शन हमें मिल जाए और ये हम घर पे रख लें या अपने डॉक्टर्स को दे दें, हम लगवा लें, जिसमें रेमडेसिविर का नाम है और अभी अभी हाल ही में टोकेलिजुमैब का नाम आ रहा है, स्टेरॉइड है, बहुत से ऐसे दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं। ये कितनी ज़रूरी है कोरोना के उपचार के लिए और इस पर कितना भरोसा किया जाए और इसका जो संग्रहण लोग बिना वजह कर रहे हैं उसका कारण क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए अनुराधा जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। जो भी दवाइयाँ कही जा रही हैं, आपने दवाइयों का नाम भी लिया। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ कि वायरस का इन्फेक्शन है कोरोना संक्रमण, शरीर में इसकी जीवन अवधि 10 दिन है। 10 दिन में शरीर इसको अपने शरीर के बाहर निकालने के लिए समर्थ हो जाता है। सामान्य दवाइयाँ, बुखार की दवाई या किसी प्रकार की बी कॉम्प्लेक्स ही डॉक्टर्स देते हैं और उसमें 95% मरीज ठीक हो जाते हैं। ये जो दवाइयाँ कही जा रही हैं ये वायरस के खिलाफ नहीं है, ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन शरीर में होता है उसके लिए है। और अब ये साबित हो चुका है कि रेमडेसिविर और टोकेलिजुमैब का बहुत सीमित प्रभाव है और WHO और एम्स दिल्ली जैसी संस्थाएं इसको बहुत ज़्यादा प्रासंगिक ठीक होने में मरीज के नहीं पाती हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण दवाई है वो स्टेरॉयड है, लेकिन ये चिकित्सकीय निगरानी में अस्पताल भर्ती होने के बाद भी एक नियत डोज में लगाई जाती है। उसके अलावा एक समय बीत जाने के बाद इसका कोई प्रभाव नहीं है। यदि आप डोज से ज़्यादा लगाएंगे या डोज से कम लगाएंगे तो मरीज को असर आने की संभावना कम है। ज़्यादा लगाने से शरीर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए क्वालिफाइड डॉक्टर की उपस्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर ही इसे लगाना चाहिए। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और मुझे ये भी खुशी है और आप भी बहुत खुश हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो इतने जागरूक हैं और उन्होंने कोरोना संक्रमण की भ्रांतियों और उससे समाधान के संबंध में बहुत से सवाल आपसे पूछे और जिसका बहुत अच्छा समाधान आपने दिया है। सर, आपने जो जानकारी दी वो निश्चित तौर पर हम सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ज़रूरत इस बात की है कि जो जानकारी आज दी गई है उसको अमल में लाया जाए, उस पर भरोसा किया जाए और उस पर जो भी आप अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहते हुए आप ज़्यादा पैनिक ना हो और बस आप शांति के साथ इस अपने आप को ठीक करने में लगे रहें और यदि आप संक्रमित नहीं हैं तो उससे आप बचे रहें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने सवालों के जवाब दिए। तो साथियों, आज हमने बात की कोरोना संक्रमण भ्रांतियों और समाधान के संबंध में और आज का जो दौर है उसके लिए हमारी आप सभी के प्रति यही शुभकामना है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते रहें। धन्यवाद।